हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस PS01, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान के नियम है, सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। PS01 के पेपर कोड है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार पूछने की क्वेश्चनों की संभावना है। और हमारी पिछली क्लास भी ज़रूर देखें, ये क्लास भी ज़रूर देखें। पहले क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कोई दो अंतर बताइए। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कोई अंतर बताइए दो। तो उत्तर, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में दो मुख्य अंतर हैं। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य और सरकार के अध्ययन पर केंद्रित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण शक्ति, सत्ता और व्यवहार पर अधिक ध्यान देता है। परंपरागत दृष्टिकोण दार्शनिक और कानूनी पहलुओं पर अधिक जोर देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक विधियों और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ एकीकरण पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहार में आप क्या समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक दृष्टिकोण है जो 1960 के दशक में व्यवहारवाद की प्रक्रिया के रूप में उभरा है। यह व्यवहारवाद की सीमा को स्वीकार करते हुए राजनीति विश्लेषण में मानवीय मूल्यों और सामाजिक संदर्भों और ऐतिहासिक घटनाओं के महत्वपूर्ण बल देता है। राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए, उन्हें राजनीतिक शिक्षा पर के वाह को क्या कहते हैं। राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए, उन्हें राजनीतिक शिक्षा के वाह क्यों कहा जाता है। तो उत्तर, राजनीतिक दल सामान्य विचारधारा वाले व्यक्तियों का संगठन है जो चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार ने अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इन्हें राजनीतिक शिक्षा का वाह कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों, नीतियों, प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करते हैं, साथ ही उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल की परिभाषा है, राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक संगठन है जो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार में अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। वे एक साझा राजनीतिक दृष्टिकोण विचारधारा साझा करते हैं, अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करने के लिए काम करते हैं ताकि वे सरकार में अपनी नीतियों को लागू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस ईस्ट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में विद्वान प्रतिसंबर का क्या कार्य है। तो उत्तर है, डेविस ईस्ट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिसंबरण फीडबैक का कार्य प्रणाली को बनाए रखने और समायोजित करने में मदद करता है। यह आउटपुट के रूप में उत्पन्न होने वाली जानकारी को वापस इनपुट के रूप में प्रणाली में प्रवाहित करने किया जाता है। यह प्रणाली को समझने में मदद करता है, इसके कार्य जैसे काम कर रहे हैं, आवश्यकता समायोजन करने में मदद करता है। डेविस ईस्ट ने राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रणाली के रूप में देखा जो पर्यावरण से इनपुट मांगे या समर्थन प्राप्त करते हैं, इन्हें संसाधित करती हैं, फिर आउटपुट नीतियाँ और निर्णय का उत्पादन करती हैं। यह आउटपुट बदलने में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और यह प्रभाव फीडबैक लूप के माध्यम से प्रणाली में वापस प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, समझाइए कौन सी। न्यायपालिका, जैसे न्याय का मंदिर भी कहा जाता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरकार एक स्वतंत्र अंग है जो कानून की व्याख्या करता है, विवादों का निपटारा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन बना रहे। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायक से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जो उसे निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के दो सिद्धांत क्या हैं।
तो जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के 2 सिद्धांत है। पहला समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा अंतर सिद्धांत। तो पहला है समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरा के समान बुनियादी स्वतंत्रता के एक प्रणाली, व्यापक प्रणाली का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक स्वतंत्रता, भाषण, सभा की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। और अंतर सिद्धांत है, यह सिद्धांत का कहलाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता केवल तभी स्वीकार है जब वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त स्वदेशियों को लाभान्वित करती हैं। और स्टडी कॉम, दूसरे शब्दों में यह कोई सामाजिक आर्थिक असमानता समाज के सबसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है, उसे न्याय संगत माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को समझिए। तो उत्तर है मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत है जैसे कि कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया कि यह बताता है कि इतिहास मूल रूप से विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है, खासकर उन वर्गों के बीच जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं और उन वर्गों के बीच जो उत्पादन के साधन में नियंत्रण रखते हैं। मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष पूंजीवादी समाज में विशेष रूप तीव्र होता है। यह पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है और सर्वहारा वर्ग जो मजदूर है के बीच बुनियादी विरोध होता है। आगे खंड 2 क्वेश्चन है पहला, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। आधुनिक दृष्टि के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र पारंपरिक दृष्टिकोण के व्यापक अधिक विविध हैं। पारंपरिक रूप से राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार का अध्ययन माना जाता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में यह शक्ति, सत्ता, राजनीतिक व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न राजनीतिक प्रणाली के विश्लेषण को शामिल करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक सिद्धांत, यह राजनीतिक शासन और सामाजिक संगठन के बुनियादी अवधारणा, विचारों और नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसमें शक्ति, अधिकार, न्याय, मानव व्यवहार जैसे विषय पर विचार किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति तो यह विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थानों, व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणाली का विशेषता, शक्तियाँ और कमजोरी को समझना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह राष्ट्रों के बीच राजनीति, आर्थिक, सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है। इसमें युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक शासन जैसे विषय शामिल है। लोक प्रशासन, यह सरकार नीतियाँ, कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें सरकारी संगठन, सार्वजनिक नीति, नौकरशाही जैसे विषय शामिल है। राजनीतिक व्यवहार, यह राजनीतिक गतिविधियों, चुनाव, जनमत में लोगों के व्यवहार अध्ययन करता है। इसमें मतदान, व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आंदोलन जैसे विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था के मांगों का रूपांतर कार्य से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक व्यवस्था का मांगों का रूपांतर कार्य यह प्रक्रिया है जिसमें जनता की विभिन्न मांगों को, आवश्यकता को नीतियों, कार्यक्रम में बदला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो राजनीतिक व्यवस्था को वैध, प्रभावी बनाता है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की विभिन्न प्रकार की मांगों और समर्थन को प्राप्त करती हैं। यह मांगें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अन्य क्षेत्रों में सम्मिलित हो सकती हैं। इन मांगों को रूपांतर कार्य के माध्यम से नीति या कार्यक्रम बदला जाता है। मांगों का रूपांतर कार्य का शामिल चरण, पहला चरण है मांगों की पहचान, एकीकरण।
राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न माध्यम से जनता की मांग पहचानी है और उन्हें इकट्ठा करती है। मांगों की विश्लेषण और प्राथमिकता। मांगों के विश्लेषण और प्राथमिकता एक तरह की मांगों के विश्लेषण किया जाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। नीति निर्माण। राजनीतिक व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर मांगों को नीति और कार्यक्रम में बदलती है। नीतियों का कार्यान्वयन। नीति में और कार्यों को लागू किया जाता है, उन्हें का कार्यान्वयन किया जाता है। मूल्यांकन और प्रक्रिया। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है और जनता की प्रक्रिया प्राप्त की जाती है। एलोकेशन है राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक व्यवस्था की लोक कल्याणकारी कार्यों की और उन्मुखता के मध्य क्या संबंध है। राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक व्यवस्था की लोक कल्याणकारी कार्यों की और उन्मुखता के मध्य क्या संबंध है। इसका उत्तर है राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक व्यवस्था की लोक कल्याणकारी कार्यों की और उन्मुखता के मध्य क्या संबंध है। उत्तर है राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक व्यवस्था के लोक कल्याणकारी कार्यों की और उन्मुखता के बीच गहरा संबंध है। राजनीतिक आधुनिकीकरण जिसमें आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और मूल्यों का विकास शामिल है, अक्सर लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने का कारण बनाता है। जैसे कोई देश आधुनिक होता जाता है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की जरूरतों आकांक्षाओं को पूरा करने की अधिक संभावना होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में आमतौर पर शामिल है जिसमें लोकतांत्रिक संसाधनों का विकास। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव, राजनीतिक दल, संसद और न्यायपालिका जैसे लोकतांत्रिक संस्थान होते हैं। यह संस्थान लोगों को अपनी सरकार में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अवसर प्रदान करती है। नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि। आधुनिकीकरण के साथ नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी बढ़ती है, जैसे कि मतदान, विरोध प्रदर्शन, सामाजिक आंदोलन में शामिल होना। कानून का शासन है। आधुनिकीकरण में कानून के शासन की स्थापना और मजबूत शामिल है। इसका अर्थ है कि किसी भी नागरिकों कानून के समक्ष समान और सरकार भी कानून का अनुसार ही काम करे। सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक सेवा का विस्तार करने के लिए प्रतिबंधित होती है। आर्थिक विकास। राजनीतिक आधुनिकीकरण अक्सर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। सरकार के पास अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग लोक कल्याणकारी कार्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है दबाव समूह के कार्य क्या है। दबाव समूह के कार्य। दबाव समूह सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। वो सरकार पर नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव डालते हैं, नीति का निर्माण भाग लेते हैं और नीति की आलोचना प्रशंसा करते हैं। वे सीधे तौर पर चुनाव में भाग नहीं लेते, बल्कि लॉबिंग, वकालत और अन्य तरीकों से नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह का मुख्य कार्य नीतियों को प्रभावित करना। दबाव समूह सरकार पर नीति को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव डालते हैं। लॉबिंग, सार्वजनिक अभियान, अन्य तरीकों का उपयोग करके ऐसा करते हैं। नीति निर्माण में भाग लेना। दबाव समूह नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये सरकार को अपनी राय और सुझाव देते हैं। नीति की आलोचना और प्रशंसा करना। दबाव समूह नीति की आलोचना और प्रशंसा करके सरकार को प्रतिक्रिया देते हैं, सार्वजनिक बहस में भाग लेते हैं, नीति को बारे में जागरूक बनाते हैं। जनमत को प्रभावित करना। दबाव समूह में जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। वे सम्मेलनों, रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। न्याय प्रणाली को प्रभावित करना। कुछ दबाव समूह अदालत में मुकदमे दायर करके उन्हें कानूनी कार्रवाई में भाग लेकर नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगला है व्यवस्थापिका कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। व्यवस्थापिका विधायिका
कार्यपालिका को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करते हैं, जिसमें कानून बनाना, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, संसदीय समितियों के माध्यम से निगरानी शामिल है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रमुख तरीके हैं। कानून बनाना, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। इस प्रक्रिया में व्यवस्थापिका कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे कानून के दायरे में काम करें। वित्तीय नियंत्रण, व्यवस्थापिका बजट और सरकारी खर्चे को मंजूरी देती है। इसे कार्यपालिका को धन उपयोग करने पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। अविश्वास प्रस्ताव, यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विश्वास खो देती है तो वे इस विश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। प्रश्नकाल और संसदीय समितियाँ, व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका प्रश्न पूछ सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा में व्यवस्थापिका कानून की समीक्षा कर सकती हैं और उन्हें बदल सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समय के साथ प्रासंगिक बन रहे हैं। संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिससे कार्यपालिका की शक्तियों को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रति प्रत्ययवाद के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है राज्य के प्रति प्रत्ययवाद दृष्टिकोण, जिसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। राज्य को एक नैतिक संस्थान माना जाता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह दृष्टिकोण राज्य को व्यक्ति से श्रेष्ठ माना है। राज्य के कार्य को न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे उच्च नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने का साधन मानता है। प्रत्ययवाद के अनुसार राज्य व्यक्ति की चेतना और इच्छा का मूर्त रूप है। यह व्यक्ति के नैतिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक आवश्यक साधन है। प्रत्ययवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं क्योंकि यह सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्तियों को उनके नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रत्ययवादी दृष्टिकोण से कुछ पहलू इस प्रकार है। राज्य की एक नैतिक संस्था, प्रत्ययवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं जो व्यक्तियों की नैतिक विकास, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। व्यक्ति के श्रेष्ठ, प्रत्ययवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के श्रेष्ठ हैं क्योंकि सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को उनके नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। नैतिक मूल्य के प्रतीक, प्रत्ययवादी राज्य को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे उच्च नैतिक मूल्य का प्रतीक मानते हैं। सामाजिक कल्याण का साधन, प्रत्येकवादी राज्य को सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को उनके नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का एक साधन मानते हैं। कानून व्यवस्था का रक्षक, प्रत्ययवादी राज्य को कानून व्यवस्था का रक्षक मानते हैं जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। अगला खंड से, और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें बायोलॉजी क्लासेस ब्रेक। और इसके पिछली वाली क्लास भी ज़रूर देखें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें आने में बहुत ही संभावना है आने के क्वेश्चनों की, एक बार जरूर देखें दोनों क्लासों। पहला है क्वेश्चन है, संविधानवाद के प्रमुख आधारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, संविधानवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जो संविधान द्वारा स्थापित सिद्धांतों और सीमाओं पर आधारित होती है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियाँ सीमित होती हैं और नागरिकों के अधिकारों स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। संविधानवाद के प्रमुख आधारों के लिखित संविधान, शक्ति का पृथक्करण, कानून का शासन, नागरिकों का अधिकार, एक स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। संविधान के प्रमुख आधारों पर निम्नलिखित बिंदुओं को समझाइए। लिखित संविधान, संविधानवाद के एक लिखित संविधान आवश्यक है। सरकार की शक्तियाँ और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है कि यह दस्तावेज और सरकार के कामकाज नियमों विनियम निर्धारित करता है। शक्तियों और पृथक्करण, संविधान में सरकार की शक्तियों विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका विभाजित किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग बहुत शक्तिशाली न हो जाए, सत्ता का दुरुपयोग न कर सके।
अगला क्वेश्चन है कानून का शासन। संविधानवाद में कानून का शासन स्थापित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग सरकार से इस कानून के अनुसार शासित होते हैं। कोई भी व्यक्ति संस्था कानून के ऊपर नहीं है। नागरिकों के अधिकार। संविधानवाद नागरिकों के अधिकारों पर स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इन अधिकारों के भाषण, धर्म, सभा की स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता न्यायपालिका। ये स्वतंत्रता न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि सरकार के संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। न्यायपालिका कानून संविधान की व्याख्या करने में और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगला क्वेश्चन है समसामयिक उदारवाद के से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर समसामयिक उदारवाद, जैसे आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, ये एक राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर जोर देती है। साथ ही सरकार ये सकारात्मक भूमिका कोई भी स्वीकार करती है। यह सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण मानती है कि सभी नागरिक को समान अवसर मिले, सामाजिक न्याय सुनिश्चित है। समसामयिक उदारवाद के मुख्य बिंदु: व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने और अपनी पसंद बनाने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यह स्वतंत्रता दूसरे के अधिकार और कल्याण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। समानता। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव, जैसे किसी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर और समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय में सरकार को सुनिश्चित करने के लिए यह सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अन्य बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच हो। आर्थिक अवसर। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक कदम उठाना चाहिए कि सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से सफल होने के समान अवसर मिले और गरीबी असमानता को कम करने के लिए काम करना चाहिए। लोकतंत्र। समसामयिक उदारवाद लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। समसामयिक उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका के कार्य का वर्णन कीजिए। आधुनिक समय में इसकी शक्ति का वृद्धि क्यों हुई है? कार्यपालिका के कार्य का वर्णन कीजिए। आधुनिक समय में इसकी शक्ति में वृद्धि क्यों हुई है? तो उत्तर है कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानूनों को लागू करना, प्रशासन चलाना, नीतियाँ बनाना, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। विदेश नीति का संचालन करना। आधुनिक समय में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि कई प्रकार है, जिसमें तकनीक उन्नति, विशेषता का महत्व और लोक कल्याणकारी का राज्य की अवधारणा शामिल है। कार्यपालिका के कार्य कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना है, विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। और प्रशासन चलाना। कार्यपालिका देश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसे सरकारी विभाग और संस्थानों का एजेंसी का प्रबंधन शामिल है। नीति निर्माण। कार्यपालिका सरकार की नीतियों का निर्माण करती है, उन्हें लागू करती है। सार्वजनिक सेवा प्रदान करती है। कार्यपालिका सार्वजनिक सेवा जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सुविधा प्रदान करती है। विदेश नीति। कार्यपालिका देश की विदेश नीति का निर्माण क्रियान्वयन करती है। आधुनिक समय में कार्यपालिका की शक्ति वृद्धि का कारण है। आधुनिक समय में कार्यपालिका वृद्धि के कारण कौन कौन से? तकनीक उन्नति। पहला कारण है तकनीक उन्नति है। आधुनिक तकनीक कार्यपालिका को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। विशेषज्ञता का महत्व। आधुनिक समाज में विशेषज्ञता का महत्व बढ़ गया है और कार्यपालिका में विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो निर्णय लेने के और नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कार्यपालिका की भूमिका को और अधिक व्यापक बना दिया है, जिससे उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और अधिक जिम्मेदार निभानी पड़ती है। अध्यादेश जारी
जारी करने की शक्ति। कार्यपालिका को विधानमंडल के अधिवेशन न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे वे कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका देशों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर करने और विदेश नीतियों को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है एडवर्ड शिल्प्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की 5 विभिन्न अवस्था का विवेचना कीजिए। तो जिसमें 5 में एडवर्ड शिल्प्स के राजनीतिक विकास की 5 अवस्थाएं। पहली है राजनीतिक संस्कृति का विकास, राजनीतिक संसाधनों का विकास, राजनीतिक भागीदारी का विकास, राजनीतिक एकीकरण का विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण। जिसमें पहला है राजनीतिक संस्कृति का विकास। जैसे शिल्प्स के अनुसार राजनीतिक विकास की शुरुआत राजनीतिक संस्कृति के विकास से होती है। राजनीतिक संस्कृति में लोगों के राजनीतिक मूल्य, विश्वासों, दृष्टिकोण का संग्रह शामिल होता है। राजनीतिक संस्कृति का विकास तब होता है जब लोग राजनीतिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय जागरूक होते हैं। राजनीतिक संसाधनों का विकास। राजनीतिक संसाधनों के विकास के बाद राजनीतिक संसाधनों का विकास होता है। राजनीतिक संसाधनों संगठन जो राजनीतिक व्यवस्था को चलाने हैं, जैसे कि सरकार, संसद, अदालत और राजनीतिक दल। राजनीतिक संसाधनों का विकास तब होता है जब यह संस्थाएं अधिक मजबूत और प्रभाव होती हैं। राजनीतिक भागीदारी का विकास। राजनीतिक प्रभावी का विकास में राजनीतिक भागीदारी का विकास तब होता है जब अधिक से अधिक लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि मतदान करना, राजनीतिक रैलियों में भाग लेना, राजनीतिक दलों में शामिल होना। राजनीतिक भागीदारी का विकास तब होता है जब लोग राजनीतिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय और जागरूक होते हैं। राजनीतिक एकीकरण का विकास में राजनीतिक एकीकरण का विकास तब होता है जब विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूहों के बीच एकजुटता बढ़ती है। राजनीतिक एकीकरण का विकास तब होता है जो लोग विभिन्न समूहों के बीच अधिक समझ और सहयोग विकसित करती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक विकास अंतिम व्यवस्था है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक और लोकतांत्रिक रूप में संगठित होना शामिल है। इसमें कानून का शासन, मानवाधिकार का सम्मान, सामाजिक न्याय की स्थापना है। हालांकि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि इतिहास में होने वाले सामाजिक परिवर्तन आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, न कि विचारों और आध्यात्मिक शक्तियों के कारण। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स द्वारा विकसित किया गया है। उत्पादन के तरीके कौन कौन से हैं? उत्पादन के तरीके मार्क्स के अनुसार इतिहास में होने वाले मुख्य परिवर्तन उत्पादन के तरीकों में बदलाव के कारण, उत्पादन के तरीके, तकनीक विकास, उत्पादन के साधन जैसे मशीन, उपकरण, उत्पादन संबंधित जैसे मालिक मजदूर संबंधित शामिल होते हैं। जिसमें अगला है वर्ग संघर्ष। मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के तरीकों में बदलाव से समाज में विभिन्न वर्गों का उदय होता है, जैसे कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन वर्गों के बीच हितों का टकराव होता है जो वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। अधिरचना। मार्क्स ने अधिरचना शब्द का इस्तेमाल किया है। राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, सांस्कृतिक संसाधनों को दर्शाता है। उनका मानना है कि अधिरचनाएं आर्थिक उदार उत्पादन के तरीके निर्धारित होती है। अगला क्रांति। क्रांति में जब उत्पादन के तरीके और उत्पादन संबंध टकराव बहुत बढ़ जाते हैं तो क्रांति होती है और सामाजिक व्यवस्था को बदल देती हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें बालाजी क्लासेस भी। और ऐसी वीडियो और पीछे ले चुके हैं वो भी एक बार ज़रूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, एक बार ज़रूर देकर जाइए।